टेक्निकल और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से ये जो बाजार की प्लेसमेंट है वो कैसी है, आइए बात करते हैं। राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, ये स्टॉक ऑफ द मूवमेंट बजाज हाउसिंग, हालांकि ये कैश स्टॉक्स है, मतलब अभी का स्टॉक है, इस पर तो मैं आपका कोई व्यू नहीं लूँगा, बट पैरेलली इसने जो तमाम HFCs में LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स में वो जो थ्रस्ट जनरेट किया था, आप लोगों ने उसे कहाँ तक चेस किया और अब क्या रखें व्यू? मतलब अब फाइनली इस लिस्टिंग के बाद क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ पर? जी देखिए, जो हिसाब से आपने अगर अच्छा नफा कमाया लिस्टिंग पे तो डेफिनेटली गेन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव हमारी ये राय है क्लाइंट्स को कि इन्वेस्टमेंट में इसमें बने रहे। हालांकि ज्यादा हिस्ट्री और चार्ट्स इसमें है नहीं, बट जो हिसाब से ओवरऑल जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सेटअप है उनको कैसी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है इन्वेस्टर्स का इस तरीके का भरोसा देख के, साथ में ब्रांड को देखते हुए जो इन्वेस्टर ने भरोसा जताया है? वेरी क्लियरली इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट और भरोसा रही है, दिस इज वेरी हम्बलिंग फॉर अस। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर इट टू ओपन वेयर इट डिड। ये मैनेजमेंट पे और बोर्ड पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखती है कि जिस तरह से हम पिछले 7 सालों में एक क्वालिटी बिजनेस बिल्ड किए हैं, उसी तरह वी मूव अहेड और and we play a very significant role in not only in the housing business but through that in helping taking credit across India in the coming years. सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है, और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हाय सर, दिस इज सुभाना श्रीकांत। चलिए, तो अभी बातचीत आप सुन रहे थे कंचन की, और मैनेजमेंट से संजीव बजाज जी थे इस कॉन्फ्रेंस में, और अतुल जैन जी, जो आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और इस लिस्टिंग पर अपनी बात रख रहे थे। अब आते हैं, अच्छा राहुल जी, मैं क्षमा चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें शिरकत करनी थी तो हम इसलिए चले गए। प्लीज़ अपने प्रश्न को एक बार मेरे अपने उत्तर को एक बार दोहराइएगा प्लीज़। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में राय तो यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे। आपने अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट हमें लगता है कि लंबे लेग्स है और हमें लगता है कि यहाँ पर और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा राहुल जी, बात है इंडेक्स की प्लेसमेंट पे। निफ्टी बैंक, निफ्टी क्षमा चाहूँगा, निफ्टी बैंक उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर, वो 51,800, 51,900, 52,000 के ऊपर अब फाइनली ट्रेड करता हुआ मल्टीपल अटैम्प्ट लिए, और उसके बाद फाइनली ये ट्रेजेक्टरी को रीगेन किया है। तो अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स की, आई मीन निफ्टी IT और निफ्टी बैंक, दो चीज़ निफ्टी के लिए दोनों ही सहायक रही हैं पिछले 3 महीने में। कभी कोई स्विंग जनरेट करता है, कभी कोई स्विंग जनरेट करता है, नो डाउट पिछले 2 महीने में डोमिनेट किया है निफ्टी IT ने। बट क्या अब निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है क्या? जी हाँ, इनफैक्ट ये एक अच्छा पाइवट है बैंक्स के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी में 52,000 का जो एक लेवल था, एक पेन पॉइंट की तरह काम कर रहा था। काफी यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के सेशन में जैसे फिन निफ्टी ने कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट दिया था, वैसा सिमिलर ब्रेकआउट आज बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और ये जो स्पॉन्सर्ड है, जैसे लास्ट वीक में हम मेजोरिटी निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया था। आज के सेशन में भी प्राइवेट बैंक्स के अंदर हमें लग रहा है कि सेटअप जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं।
जैसे आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप कर रहे हैं, तेजी का सेटअप है, एक्सिस बैंक काफी बढ़िया चल रहा है, कोटक बैंक के अंदर सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट होगा। दूसरा जो पेन पॉइंट है बैंक निफ्टी में वो पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक में एटलीस्ट सेलिंग खत्म हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको देखकर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर किसी तरीके का शॉर्ट कवरिंग रैली या फिर एक मूव देखने को मिलता है तो ये भी सहायक रहेगा बैंक निफ्टी के मूव में। तो हमारा ये मानना है 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर गेट्स ओपन हुए हैं। प्रीवियस जो बैंक निफ्टी का हाई था तकरीबन 53,357 के आसपास का था, हमने जुलाई महीने में हाई लगाया था। तो पूरी संभावना है कि ये जो लेवल है, इस लेवल तक निफ्टी के अंदर हमें रैली देखने को मिले आने वाले महीने भर के सेशन में, महीने भर के टाइम फ्रेम में। हमें लगता है कि 53,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 52,000 के ऊपर क्लियरली शॉर्ट्स के ऊपर प्रेशर है जो कवरिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके अच्छा राहुल जी, आपके इस वक्त प्रिफर्ड मतलब इस सीरीज के सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के प्रिफर्ड कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए सबसे पहले जो क्योंकि हमने प्राइवेट बैंक्स की बात की तो कोटक बैंक का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को। दिसंबर 2023 से इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसका ब्रेकआउट जो है ऑलमोस्ट अभी एज वी आर ट्रेडिंग ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आरएसआई ने इसने ऑलरेडी एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट दे दिया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक के तारे वापस यहाँ पर सेट होते हुए दिख रहे हैं। और इस सेटअप का जो टारगेट है तकरीबन 1900 का इमीडिएट बेसिस में और 1930 1950 फॉलोइंग टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले सेशन में इनफैक्ट इसी सीरीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगले 10 से 15 दिन के हिसाब से कोटक बैंक में हमें लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग सेटअप यहाँ पर है। आप इसे 1800 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं और तकरीबन 100 रुपीज तक की अपसाइड हमें लगता है कि कोटक बैंक में देखने को मिल सकती है। दूसरा रेकमेंडेशन जो रहेगा वो मेटल स्पेस से रहेगा। सुबह मैंने आपकी कमेंट्री सुनी, मेटल्स पे व्यू जो है वो पॉजिटिव है मेटल इंडेक्स में। एज ए डिस्क्लेमर ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया और निजी रूप से मैं भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं। मैं बात कर रहा हूं वेदांता की। वेदांता का अगर हम सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 15 ईयर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में और पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तकरीबन 470 475 के आसपास। तो प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जब ये ब्रेकआउट संभव होगा हमें लगता है कि मीडियम टर्म में 500 520 के टारगेट्स आपको वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, डिलीवरी में बाय करके चल सकते हैं। मेटल से वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो एफ&ओ में एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन डिलीवरी के हिसाब से आप बाय करके चले। 430 का स्टॉप लॉस रहेगा और तकरीबन 520 तक के लक्ष्य हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये है आपके प्रेफर्ड ट्रेड्स फॉर दिस सीरीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी आई थिंक इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।